हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन माय क्लासरूम। आज हम ज्यूरिस्प्रूडेंस के एक टॉपिक को लेकर मैं आपके लिए आई हूँ, जो कि है ज्यूरिस्प्रूडेंस का अदर सोशल साइंसेस के साथ रिलेशनशिप। उसमें हम कई अदर सोशल साइंसेस जो हैं, जैसे सोशियोलॉजी को हम देखेंगे, इकोनॉमिक्स हम देखेंगे, और आपका साइकोलॉजी या फिर आपका मोरालिटी के साथ किस तरीके से ज्यूरिस्प्रूडेंस रिलेटेड है, क्लोजली रिलेटेड है, उसे हम देखेंगे। क्योंकि आपके क्वेश्चन में फर्स्ट जो इंट्रोडक्टरी पार्ट आता है ज्यूरिस्प्रूडेंस के पेपर में, उसमें एक पार्ट उसका अदर सोशल साइंसेस के साथ रिलेशनशिप का भी आता है। तो आप थोड़ा थोड़ा बहुत ब्रीफ में आपको बताऊंगी मैं किस तरीके से ये जो अदर सोशल साइंसेस के साथ किस तरीके से ये क्लोजली रिलेटेड है। अदर सोशल साइंसेस में क्या क्या लेंगे आप? एक फर्स्ट जैसे आप सोशियोलॉजी ले सकते हैं, एक समाज शास्त्र जो है आपका, समाज से रिलेटेड जो आपका ये सब्जेक्ट है, उसके साथ मैं आपको समझाऊं या बताऊं कि किस तरीके से ये रिलेटेड है। जैसे आप जब ज्यूरिस देखते हैं तो ज्यूरिस का मेन जो थीम है वो सोसाइटी है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है तो ह्यूमन बीइंग एंड सोसाइटी इसका मेन थीम है। उसी तरीके से समाज शास्त्र या सोशियोलॉजी जब आप देखते हैं तो उसका भी मेन थीम या मेन जो आधार है वो भी सोसाइटी है। तो इस तरीके से ये, और एक इन दोनों का मेन एम क्या है? बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। हम ज्यूरिस में इस तरीके के लॉज बनाते हैं कि इस तरीके के नीतियाँ और इस तरीके से समाज को चलाना चाहते हैं कि जिससे इस तरीके के लॉज बने कि लोगों का फ़ायदा हो सके। बेनिफिट ऑफ सोसाइटी इन दोनों का एम है। और इसके अलावा आप ये जब बताएंगे दोनों को रिलेशनशिप, तो ये बताएंगे कि जब हम किसी तरीके का लॉ या विधि का निर्माण करते हैं तो हम कभी भी किसी सोसाइटी में चल रही रिचुअल्स या सोसाइटी में चल रहे रीति रिवाज या पुरानी मान्यताएं जो होती हैं या जो हमारा कल्चर है, उससे हम कभी भी अछूते नहीं रह सकते। हम उससे हम अपने आप को बिल्कुल अलग नहीं कर सकते। और जब समाज में विधियों का निर्माण होता है, लॉज क्रिएट किए जाते हैं, तो उनमें किसी भी सोसाइटी के लिए जब वो क्रिएट किए जाते हैं तो उस सोसाइटी के रीति रिवाजों को, उनके रिचुअल्स को, उनकी परंपराओं को, मान्यताओं को या उनकी संस्कृति को हम बिल्कुल अलग नहीं कर पाते हैं, और उससे वो रिलेटेड होता ही है। और इसके अलावा जब हम सोसाइटी के लिए जब लॉज बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, तो उसमें हम ये देखते हैं कि किस तरीके का लॉ बनना चाहिए। और इसके लिए हमें चाहिए होता है सोशल साइंस। सोसाइटी में जो सोशलिस्ट्स हैं, जो समाजशास्त्री हैं, वो सोसाइटी में क्राइम क्यों बढ़ रहा है या इस कॉजेज़ ऑफ क्राइम क्या है, क्राइम क्यों हो रहा है और ये क्यों बढ़ता चला जा रहा है, या इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर जो सोशलिस्ट बहुत रिसर्च करते हैं और अपनी रिपोर्ट्स देते हैं, उन रिपोर्ट्स का, उन रिसर्चेस का हम जब लॉ में, ये विधि शास्त्र में, लॉ के एरिया में जब हम लॉज क्रिएट करते हैं या कानून या नीतियाँ बनाते हैं, तो उसका बहुत हमें इस चीज़ का बहुत बेनिफिट मिलता है। और हम उन रिसर्चेस को देखकर उसके अकॉर्डिंग लॉ क्रिएट कर पाते हैं। और इसीलिए एक इन दोनों सोशियोलॉजी एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस का आपस में जो एक बहुत अभिन्न रिश्ता है, बहुत क्लोजली ये रिलेटेड है। इसके लिए एक जो आपको बताऊं मैं, इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ का एक विकास हुआ है, जिनको आप अंतर विद्या कह सकते हैं, जिनमें ये दोनों सोशियोलॉजी एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस की विद्या का अध्ययन किया जाता है। और इसमें इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ इनको कहा जाता है। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सोशल लीगल सेंटर इसके लिए बना, जिसमें सोशल लीगल सेंटर इसमें बना, और इन दोनों ही क्या नाम है, स्टडीज़ का इसमें अध्ययन किया जाता है। और अमेरिका में लॉ एंड सोसाइटी रिव्यू मैगजीन्स इसके उसमें निकाली जाती हैं। तो इस तरीके से आप इन दोनों का रिलेशनशिप बताएंगे। इसके अलावा दूसरी एक सोशल साइंस आप ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स को, अर्थशास्त्र जिसको आप कहते हैं, जो आर्थिक संबंधों, आर्थिक पहलू से संबंधित है, एक मनुष्य के आर्थिक एस्पेक्ट से रिलेटेड है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि जिस तरीके से
इकोनॉमी जो है वो साइंस है आपकी वेल्थ और मनी की, उसी तरीके से वेयर एज द जेपी इज़ द साइंस ऑफ लॉ। उसी तरीके से जैसे आप जब आप सोसाइटी में रन करते हैं तो आपको बहुत सारे इकोनॉमी गतिविधियां आप करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आपकी होती हैं, तो देयर आर सो मैनी लॉज विच आर मेड टू रेगुलेट ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। बहुत सारे ऐसे लॉज बनाए गए हैं जो एक ह्यूमन बीइंग के एक सिटीज़न के, एक सोसाइटी के मेंबर के आर्थिक पहलुओं से संबंधित होते हैं, जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है या पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है या बैंकिंग से रिलेटेड जो आपके एक्ट्स हैं, कंपनीज एक्ट हैं और आपके इंश्योरेंस से संबंधित जो एक्ट हैं, ये सब चीज़ें आपके लॉज ये जो बने हुए हैं ये आप एक इकोनॉमी और विधि शास्त्र के बीच में संबंध को बताते हुए इन एक्ट्स के बारे में बता सकते हैं। और इसमें आप बताएंगे कार्ल मार्क्स के बारे में बताते हैं, जो आपका एक इकोनॉमिस्ट हुआ है कार्ल मार्क्स। उन्होंने जो साम्यवाद की बात की, जो उन्होंने कम्युनिज्म की बात की, साम्यवाद से आप समझते हैं कि जिसमें ये कहा जाता है कि कार्ल मार्क्स ने जो कम्युनिज्म पॉलिसी अपनाने पर जो जोर दिया, जिसका मूल मंत्र होता था कि धन हुआ है, था नहीं है, इसका मूल मंत्र जो है वो है कि धन का समुचित बंटवारा होना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए सोसाइटीज़ में, ताकि जो बहुत अमीर लोग हैं और जो बहुत गरीब लोग हो जाते हैं, अगर ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन में अगर बहुत फ़र्क किया जाता है तो ऐसा कहा जाता है कि ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वेल्थ का उसमें। अगर ऐसा होगा तो अमीरों और गरीबों के बीच में खाई बढ़ने लगती है और एक सोसाइटी में जो एक पीसफुल सोसाइटीज़ ख़त्म होने लगती हैं, क्योंकि इससे फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है और क्राइम स्टार्ट हो जाता है। तो इसके लिए ये कहा जाता है कि कानून ऐसा बनाना चाहिए कि जिससे आर्थिक विषमता दूर हो सके। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में, भाग 4 में जो नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, वो भी इसकी पहल करते हैं कि समान कार्य के लिए समान वेजेस या समान मजदूरी मिलनी चाहिए। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस और इकोनॉमिक्स दोनों को मिक्स मतलब इकट्ठा करके जो आधार अगर बनाया जाए तो उससे आर्थिक विषमता दूर हो सकती है। इस तरीके से आप इकोनॉमिक्स के साथ ज्यूरिस को रिलेट करेंगे। इसके बाद आप एक और सब्जेक्ट ले सकते हैं, बहुत ब्रीफ में आपको बता रही हूँ, तो आप इसको और लेंदी कर सकते हैं। तो आपको मतलब समझ में आना चाहिए कि आप अदर सोशल साइंसेज के साथ ज्यूरिस्प्रूडेंस को किस तरीके से रिलेट करेंगे। इसके बाद एक और आप सब्जेक्ट सोशल सब्जेक्ट ले सकते हैं, क्या नाम है आपका, साइकोलॉजी, जिसको आप बोलेंगे मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान के साथ तो ज्यूरिस बहुत क्लोजली रिलेटेड है, क्योंकि साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। जो मनोविज्ञान है वो आपके माइंड का और आपके व्यवहार का एक साइंस है, एक आपका विज्ञान है, एंड क्लोजली रिलेटेड टू द साइंस ऑफ लॉ। और ये लॉ से बहुत क्लोजली, बहुत अभिन्न तरीके से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इन द स्टडी ऑफ क्रिमिनल जेपी, जब आप एलएलएम करेंगे तो आप उसमें क्रिमिनल साइकोलॉजी को देखेंगे। आपका एक सब्जेक्ट है क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस, तो उसमें साइकोलॉजी के बारे में बताया जाता है। क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस आप जब देखेंगे तो देयर इज़ अ वेरी ग्रेट स्कोप फॉर द स्टडी ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। उसमें बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल बताए जाते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, क्या बताने के लिए, क्या समझाने के लिए, द क्रिमिनल माइंड बिहाइंड द क्राइम। कि जब आप किसी क्रिमिनल को स्टडी करते हैं या क्रिमिनल के बारे में बात उसको इन्वेस्ट करते हैं, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो एक क्रिमिनल के पीछे क्यों उसने क्राइम किया, उसके क्राइम के पीछे उसका क्या माइंड सेट था, वो उसके माइंड में क्या चल रहा था कि उसने क्राइम कर दिया। तो इसके बारे में आप पूरा डिटेल में पढ़ेंगे क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में। तो साइकोलॉजी से हमें हेल्प मिलती है किसके लिए, कि हम न केवल क्राइम से रिलेटेड लॉज को बना सकते हैं, बल्कि उसे एग्जीक्यूट करने में, उसको क्रियान्वित करने में भी हमें क्रिमिनल साइकोलॉजी या क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस से हेल्प मिल सकती है। इसके अलावा अपराध के क्या कारण
कारण है, कॉजेज ऑफ क्राइम, क्यों अपराध किया जाता है एक, और उसका निराकरण कैसे हो सकता है, उसको सॉल्यूशन उसका क्या हो सकता है। इस पर मनोवैज्ञानिक अनुसंधान जो चल रहे हैं, जो साइकोलॉजिकल जो रिसर्च चल रहे हैं, उससे हमें बहुत हेल्प मिल सकती है। इसके अलावा एक पॉइंट और आप इसमें बता सकते हैं कि जो कानून बनने जा रहा है उसके लिए क्या सिटीज़न, क्या नागरिक जो हैं वो मेंटली प्रिपेयर हैं क्या, मानसिक रूप से तैयार हैं क्या, इन सब बातों को देखना विधायन लागू करने से पहले बहुत आवश्यक है। कि अगर हम जब किसी कोई कानून को बनाते हैं और उसको लागू करने जा रहे हैं, उसको एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं एक सोसाइटी पे, तो हमें ये रिसर्च करना चाहिए, हमें ये ऑब्जर्व करना चाहिए, हमें ये श्योर कर लेना चाहिए कि क्या जिस कानून को हम लागू करने जा रहे हैं, क्या मेंटली मानसिक तौर पर वो सोसाइटी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, या मानसिक तौर पर उसको एक्सेप्ट करने के लिए नागरिक तैयार है या नहीं। तो क्रिमिनोलॉजी जो है वो इनफैक्ट उसका आधार ही साइकोलॉजी है। क्रिमिनोलॉजी जो आप पढ़ेंगे आगे चलकर एलएलएम में, उसका जो बेस है वो साइकोलॉजी ही है। दंड का जो हम दंड देते हैं किसी भी क्रिमिनल को, जब कोई व्यक्ति कोई क्राइम करता है तो जब हम उसको दंड देते हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट, बहुत उसका दूरगामी प्रभाव क्या होगा, और इससे क्या क्राइम में, क्या अपराध में कमी आएगी या नहीं, इस बात का, इन सब बातों को स्टडी करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कानून बनाने से पहले। तो इसके लिए हमें एक गाइडलाइन मिलती है जब हम साइकोलॉजी को ऑब्जर्व करते हैं या साइकोलॉजी की स्टडी करते हैं इसके ज्यूरिस्प्रूडेंस के साथ। और इसके अलावा जब आप देखते हैं कि पेनोलॉजी जब आप पढ़ेंगे, जब आप दंड के स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे, दंड के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे, तो दंड के प्रकार ज्यूरिस्प्रूडेंस की एक विषय वस्तु है, उसका एक सब्जेक्ट है। और ये कैसे होने चाहिए, किस तरीके के दंड दिए जाने चाहिए और किस प्रकार के होने चाहिए, ये साइकोलॉजी की स्टडी हमें बताएगी कि किस तरीके से हम किस तरीके के हम दंड उन अपराधियों को दें कि जिससे अपराध होना बंद हो जाए। अपराधी को नहीं, हमें अपराध को दूर करना है। तो इसके लिए हम किस तरीके की विषय वस्तु होनी चाहिए जिससे कि हमें ये सब चीज़ें हमें साइकोलॉजी की स्टडी से पता चलेगी। तो इस तरीके से आप साइकोलॉजी और ज्यूरिस को दोनों को डिफाइन कर सकते हैं और उनका रिलेशन बता सकते हैं। अनदर सोशल साइंस इज़ पॉलिटिकल साइंस, राजनीति शास्त्र। राजनीति शास्त्र के साथ ये कैसे रिलेटेड है वो हम देखेंगे अब। राजनीति शास्त्र क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस उन नियमों का अध्ययन करता है, उन रूल्स रेगुलेशंस का अध्ययन करता है जिससे कोई स्टेट रन करता है, कोई स्टेट चलता है, संचालित होता है या नियंत्रित होता है। तो आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस डील्स द प्रिंसिपल्स गवर्निंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट के सरकार के, गवर्नमेंट के, राज्य के, स्टेट के जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनको संचालित करने में, गवर्न करने में जिन जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो नियम कानून लागू होते हैं, उनके साथ डील करता है, उनका अध्ययन करता है पॉलिटिकल साइंस। तो दोनों का, ज्यूरिस्प्रूडेंस और पॉलिटिकल साइंस का बहुत क्लोज रिलेशनशिप है। इन दोनों में ही ये बताया जाता है कि नागरिकता क्या है, सिटीजनशिप के बारे में बताया जाता है, और व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, जो राजनीतिक संगठन है वो क्यों होते हैं, उनका क्या लाभ है, उनका क्या काम है। दोनों ही शास्त्रों में, दोनों ही सब्जेक्ट्स में इनके बारे में बताया जाता है। और ये डील करते हैं सोसाइटी कैसे रन करेंगी, किस तरीके से उनका डेवलपमेंट होगा, उनकी उन्नति, उनके पीस कैसे, वहाँ शांति होगी, डेवलपमेंट कैसे होगा, और सोसाइटी में जो आपस में जो राज्य होते हैं, सोसाइटीज़ होती हैं, उनमें रिलेशनशिप कैसे हैं और कैसे होने चाहिए, दोनों में ही इस बारे में बताया जाता है। और एक चीज़ इनमें बहुत कॉमन, बहुत इम्पॉर्टेंट जो है दोनों में जो देखा जाता है वो ये है कि जैसे मैंने आपको स्कोप बताया था, क्षेत्र बताया था कि ज्यूरिस्प्रूडेंस में हम क्या क्या देखते हैं, क्या क्या आता है। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस में जैसे हम ओनरशिप, पोजेशन, राइट्स और ड्यूटीज़ और जो लाइबिलिटीज़ हैं, इन सब के बारे में जानते हैं हम लोग। कब्जा, स्वामित्व, संपत्ति, अधिकार और कर्तव्यों के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं।
और इन सब के बारे में जैसे हम ज्यूरिस में पढ़ते हैं, समझते हैं, और इन सब के बारे में किस तरीके की विधि बनाना, किस तरीके के लॉज बनाना बेस्ट होगा। जो ये टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम ज्यूरिस में पढ़ते हैं, उन टॉपिक्स पे जो मैंने अभी बताया आपको, राइट्स एंड ड्यूटीज़ एंड पोजेशन एंड ये सब कुछ बताया है, इसके बारे में पॉलिटिकल साइंस में ये बताया जाता है कि इन सब के बारे में कैसी विधि, कैसा लॉ बनाना बेस्ट होगा। तो इन दोनों में इस तरीके से आप बताएंगे कि कॉमन है, ये दोनों रिलेटेड हैं। और एक लास्ट आपका और रह जाता है टॉपिक एथिक्स का। किस तरीके से एथिक्स से, एथिक्स को आप कहेंगे नीति शास्त्र, नैतिक शास्त्र जो होता है, मोरालिटी जिसको बोलेंगे आप, तो नीति शास्त्र के साथ, नैतिक शास्त्र के साथ ये कैसे रिलेटेड है ज्यूरिस। तो इसमें आप ये कहेंगे कि जो एक ह्यूमन बिहेवियर है या ह्यूमन जो नेचर है, मनुष्य का जो स्वभाव है, वो धर्म भीरू होता है। मैं इंडियन कॉन्सेप्ट में आपको बता रही हूँ कि इंडिया में जो आम एक ह्यूमन बीइंग है, वो स्वभाव से धर्म भीरू होता है। धर्म भीरू मतलब वो सॉवरन पावर जो है, जो सबसे बड़ी ईश्वरीय शक्ति है, उससे हम थोड़ा डर के रहते हैं और ऐसा सोचते हैं कि हम लोगों का मानना ऐसा होता है कि हम जैसे कर्म करेंगे हमें वैसा फल मिलेगा। तो सद्मार्ग पर चलना, सच्चाई की राह पर चलना, ईमानदारी से रहना, नैतिकता से रहना, मानव सेवा के मार्ग पर चलना, ये सब करके ही हम लोग ये मानते हैं कि, जो आजकल वैसे नहीं हो रहा है वैसे तो ऐसा, बट होना चाहिए, इट शुड बी, कि ऐसा होना चाहिए कि हम सद्मार्ग पर चलें और हम ये मानें। हम लोग मानते भी हैं कई लोग कि मानव सेवा और मानव सेवा के मार्ग पर चलना और नैतिकता से चलकर ही हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अगर सोसाइटी में लोग अगर ऐसा मानते हैं, समझते हैं, तो वो सोसाइटीज़, अगर ये सब चीज़ें एक सोसाइटी में है, तो वहाँ का विधि शास्त्र भी ऊंचाइयों की पराकाष्ठा छुएगा और उस समाज की विधि भी लोक कल्याणकारी होगी। ऐसा समाज शांति प्रिय, भय रहित और विवाद रहित होगा। इसमें इसीलिए ये कहा जाता है कि इफ़ लॉ इज़ फिजिक दैन एथिक्स इज़ इट्स सोल। ऐसा कहा जाता है कि यदि इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे कि अगर विधि अगर शरीर है तो नैतिकता उसके प्राण है। तो विधि अगर आपका आउटर है, अगर आपका शरीर है, तो जो नैतिकता या जो एथिक्स है वो आपके प्राण है, वो आपके सोल है आपकी। तो नैतिकतापूर्ण विधि पर देश काल का प्रभाव नहीं पड़ता, ये अपरिवर्तनशील होती है और इसमें करणीय और अकरणीय का बोध होने पर अपराध में इसमें कमी आती है। मतलब क्या आपको गुड है और क्या बैड है ये मालूम है, और इससे सोसाइटीज़ में क्राइम पर अंकुश लगता है। और दोनों का ही जो सेंटर पॉइंट है दोनों ही सब्जेक्ट्स का, आपके नैतिक शास्त्र, एथिक्स और ज्यूरिस्प्रूडेंस का, दोनों का ही सेंटर पॉइंट जो है वो मानव कल्याण है। और इस तरीके से आप सोशल साइंसेस के साथ, अदर सोशल साइंसेस के साथ ज्यूरिस्प्रूडेंस का जो रिलेशनशिप आता है उसको डिफाइन कर सकते हैं, उसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड अदर सोशल साइंसेस, दूसरे सामाजिक विज्ञानों के साथ जो ज्यूरिस का, विधि शास्त्र का जो संबंध है, रिलेशनशिप है, जो आपके क्वेश्चन का पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का जो पार्ट है, वो आज कंप्लीट हो गया। एंड आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, फॉर वॉचिंग मी, एंड सी यू अगेन, सी यू सून। ओके, बाय बाय।